हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 6.9 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बहुत ही आसान कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। द स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स विच इज़ कंजर्वेटिव। सो जो स्प्रिंग फोर्स है ना, उसका फॉर्मूला आपको हुक्स लॉ से आता है और ये फॉर्मूला को मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं एफ फोर्स बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो पहले हम लोग इसको फिगर से देखते हैं। सपोज करो कि ये जो फिगर है इसमें एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा गया है और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। सो क्लियरली जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है तो कोई फोर्स स्प्रिंग नहीं लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का है वो जीरो है यहाँ से। अब सपोज करो कि हमने एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिया, मीन्स कि x का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया तो क्लियरली स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ। सो स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन हुआ तो स्प्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स कि स्प्रिंग ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो एफ एस हो जाएगा निगेटिव और एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान दो, एक्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इधर जो है, तो स्प्रिंग फोर्स आपको निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। वैसे ही यदि मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए, x डिस्टेंस से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया, यहाँ पर x का वैल्यू 0 था, x डिस्टेंस से आपने कंप्रेस कर दिया, मीन्स कि x का वैल्यू निगेटिव दिया, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा ना वो बाहर की तरफ लगाएगा, वो आपको क्या करेगा, Fx इज पॉजिटिव। सो यदि डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव है तो Fs आपको क्या है, पॉजिटिव है। और एक चीज और देखो, जो फोर्स है ना वो आपको x पर डिपेंडेंट है, मीन्स कि फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो आप बोलोगे f, यदि वेक्टर फॉर्म में बोलोगे तो f वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिकॉज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन आपको अपोजिट है, फोर्स भी एक वेक्टर है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। सो आप इसको बोल सकते हो F इज वेक्टर F। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दो तो क्या होगा, आपको F जो होगा वो इक्वल होगा माइनस के एक्स के, मीन्स कि एक आपको K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, यही आपको हुक्स लॉ है। सो क्लियरली यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर ना एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया गया है, स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, अदर एंड ऑफ स्प्रिंग क्या है, रिजिड वॉल से है। और आइडियल केस में, आइडियल स्प्रिंग में जो फोर्स Fx है वो प्रोपोर्शनल है x के, वेयर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम लोग मीन पोजीशन भी बोलते हैं। सो जहाँ पर स्प्रिंग का जो लेंथ नेचुरल होता है ना, देखो, सो फॉर नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग आप इसको बोलोगे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप बोलोगे इसको बोलोगे और मीन पोजीशन। समझ गए? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 वाला कौन सा पॉइंट होगा, और जो फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल है। यहाँ माइनस साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है और इस कारण से इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स है ना इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलो, स्प्रिंग फोर्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये आपको रीस्टोर करता है, फिर से उसी पोजीशन में लाता है। और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है इसको कप्पा बोलते हैं, और ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। सो आपको
के का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट किसी स्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। आपको ये बताता है कि यदि के का वैल्यू लार्ज होगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्टिफ होगा। मीन्स कि सपोज करो के का वैल्यू लार्ज है इस स्प्रिंग के केस में, सो इसको खींचने के लिए फोर्स का वैल्यू कितना चाहिए होगा? ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू के एक्स है। मैं माइनस साइन के लिए हटा देता हूँ, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हूँ। सो यदि के का वैल्यू लार्ज होगा तो फोर्स का वैल्यू लार्ज होगा। सो बताओ किस केस में फोर्स का वैल्यू लार्ज होता है? जब स्प्रिंग बहुत स्टिफ होता है, बहुत टाइट होता है, तब आपको थोड़ा ही सा स्प्रिंग को खींचने के लिए या दबाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। और वैसे ही के का वैल्यू स्मॉल होगा तो स्प्रिंग क्या होगा? सॉफ्ट होगा। क्लियर है? अब हम जो निकालते हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब आपको कैसे निकालोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? तो सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब इस नेचुरल लेंथ से आप क्या किए ना, इसको एक्स लेंथ एक्स्ट्रा कर दिए। सो इसको आपने एक्स से डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा, एक्स से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दिया, इस तरफ फोर्स लग रहा है। और चूंकि फोर्स का जो वैल्यू है ना वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो एक्स लेंथ पर आपने इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, जिस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को आप dx कहोगे। मीन्स कि ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, इसको करते वक्त जो फोर्स था वो क्या था? k इंटू एक्स। एक्स लेंथ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए तो एक्स लेंथ होने के कारण स्प्रिंग का फोर्स के एक्स था, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए तो आपको डी एक्स हुआ। अब देखो कि के एक्स आपको इस डायरेक्शन में था और डी एक्स आपको इस डायरेक्शन में था। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। सो अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल कितना होगा? एंगल होगा 180 डिग्री। तो छोटा सा जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू डी एक्स में, वो कितना होगा? के एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। देखो विजुलाइज करना जरूरी है, फॉर्मूला से तो आप सीधे ये डाल करके निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन विजुलाइज नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो माइनस के एक्स डी एक्स, ये हो गया आपको छोटा सा डी एक्स में वर्क डन करने में। अब ये स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ था x इज इक्वल टू 0, वहाँ से इस स्प्रिंग को उठा करके आप इसको मैक्सिमम आपका जो एक जो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम वहाँ तक लाया गया, जहाँ पर ये वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्स एम। ठीक है, एक्स एम क्या हुआ है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? टोटल आपको वर्क डन W निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करोगे और ये होगा माइनस के एक्स डी एक्स, जहाँ x का लिमिट होगा, इनिशियल लिमिट होगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ से उठा करके और x इज इक्वल टू एक्स एम तक हम लोग ले करके आए। क्लियर है? सो यही चीज़ आपको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस के बाहर निकल गया एक्स डी एक्स, लिमिट हो गया 0 टू एक्स एम, और ये हो गया माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? तो आप ऐसे भी जानते हो कि वर्क डन बाई कोई फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लिमिट हो गया 0 टू एक्स एम और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों आपने लिया ऐसा? क्योंकि फोर्स का जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एरिया बनाता है वही वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स होता है, और फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रख करके भी सेम चीज़ आ जाएगा। लेकिन विजुलाइज करना जरूरी है कि कैसे हो रहा है चीज़ है। अब ये जो एक्सप्रेशन जो आप निकाले हो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके भी किया जा सकता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने देखा है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स क्या है आपको? माइनस के एक्स है। सो एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो फोर्स का वैल्यू निगेटिव होगा। लाइक यहाँ पर एक्स ले लोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? माइनस के एक्स। ठीक है, फोर्स देख रहे हो निगेटिव होता जा रहा है। सो ऐसे ही एक्स अब बढ़ता जा रहा है तो फोर्स निगेटिव होता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है तो फोर्स निगेटिव हो रहा है। सो एक्स का वैल्यू जब एक्स एम होगा ना तो फोर्स का वैल्यू होगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू होगा माइनस के एक्स एम। वैसे ही जब आपको डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव होगा ना तो फोर्स आपको क्या होगा? देखो पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट आप देखो माइनस एक्स एम है तो फोर्स आपको प्लस एक्स एम है।
क्लियर है। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना, इसका एंगल, ये एंगल थीटा क्या है। तो एंगल थीटा कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस पर फोर्स है और एक्स एक्सिस पर आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो यही आपको स्लोप हो गया। सो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के, दैट इज माइनस tan इनवर्स के। तो कभी कभी आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा ना, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में जो एंगल निकालने के लिए बोलेगा वो भी आप निकाल लोगे। क्लियर है। जो भी एंगल आएगा उसके आगे माइनस साइन लगा देना, ठीक है, tan इनवर्स के निकाल देना और माइनस साइन लगा देना। अब ये देखो ना, अब इससे आप एरिया से कैसे आप वर्क डन निकालते हो वो मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सो अब देखो, यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और आप इस ग्राफ में यदि ये एरिया निकाल लोगे ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर लाइन ड्रॉ करके एरिया निकाल लोगे तो यही आपको क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। सो ये एरिया के लिए ये लेंथ है XM और ये लेंथ कितना है, ये आप देखो, ये लेंथ है K इंटू XM। सो इसका कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, एरिया हो जाएगा माइनस के एक्स, ये इनफैक्ट माइनस साइन के साथ है, माइनस के एक्स एम इंटू एक्स एम बाई 2। क्लियर है। अब माइनस साइन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आपको नीचे में है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो एरिया निकाल करके आपको साइन देना होगा आपको, यदि ये एरिया नीचे में होगा एक्स एक्सिस के। तो क्लियर है, समझ गए। सो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अब इसमें एक अच्छा कंसेप्ट है कि देखो, ये जो स्प्रिंग फोर्स आपने दिखाया, ठीक है, सो ये स्प्रिंग को ये एक नेचुरल लेंथ पे है, सपोज करो। अब क्या है कि एक्स लेंथ पर जब इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो इस पर फोर्स क्या लग रहा था, इस पर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था kx। यदि कोई एक्सटर्नल आदमी सेम इक्वल फोर्स kx लगाएगा और धीरे धीरे जब इसको जस्ट इक्वल कर लेगा और धीरे धीरे लेकर के जाएगा, तो कोई भी एक्सटर्नल मैन या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो वर्क डन करेगा वही आपको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल के केस में भी देखा था, कोई आदमी बॉल को धीरे धीरे ले जाता था h हाइट पर, तो जो भी वो एक्सटर्नल मैन वर्क डन करता था वो पोटेंशियल एनर्जी mgh में स्टोर हो रहा था। सो ऐसे ही यहाँ पर कोई एक्सटर्नल यदि कोई फोर्स आपको होगा जो कि इस कंजर्वेटिव फोर्स को, स्प्रिंग फोर्स को काउंटर करेगा, अपोजिट करते हुए धीरे उतना ही वैल्यू से काउंटर करते हुए ले जाएगा, तो वो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और उसका वैल्यू होगा kxm²/2। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स F जिसका वैल्यू है kx, वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। सो इनके बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री होगा और kx इंटू dx cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 टू xm के बीच में, तो ये हो जाएगा kxm²/2। क्लियर है। सो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल, इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी अच्छे से देख चुके हैं। सो दिस सेम इज ट्रू व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड विथ अ डिस्प्लेसमेंट xc। सो आप यदि कंप्रेस्ड करते हो, सपोज करो कि ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, सो यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ था, यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको xm से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, तो जो एनर्जी हो गया इसमें जो वो क्या हो गया एनर्जी, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ वो हुआ kxm²/2, बिकॉज जो वर्क डन ये स्प्रिंग कर रहा है वो माइनस kxm²/2 होगा, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। सो ये हो जाएगा आपको kxm²/2। और वैसे ही यदि कंप्रेशन कर रहे हो, सो सपोज करो इसको कंप्रेस कर दिए और कंप्रेस करके इसको जो नेचुरल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे xc डिस्टेंस से कंप्रेस करोगे, तो स्प्रिंग जो फोर्स जो कंप्रेशन में वर्क डन करेगा वो माइनस kxc²/2 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में जो स्टोर्ड होगा वो क्या होगा kxc/2। क्लियर है। सो यही सारी बातें लिखी गई है। अब देखो कि यदि मान लेते हैं एक इनिशियल पॉइंट xi
और फाइनल पॉइंट XF के बीच में वर्क डन मुझे निकालना होगा, तो क्या होगा KXI² माइनस KXF²। सो क्लियरली यदि मान लेते XI से XF तक ले गए तो वर्क डन जो हुआ ना स्प्रिंग का ये हुआ, और आपको यदि निकालना हो कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस साइन ऑफ वर्क डन, दैट इज माइनस KXI² माइनस KXF²। ठीक है। तो आप देख रहे हो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, किस रास्ते से ले जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपको इनिशियल स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो किस रास्ते से ले जा रहा है वो नहीं डिपेंड कर रहा है। सो ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन होने के कारण आप बोल सकते हो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकेंड चीज़ आप देखोगे कि स्प्रिंग को यदि सपोज करो कि आप कोई स्प्रिंग है जिसको आप खींच करके यहाँ तक ले गए, मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कि इसके पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है, खींच कर यहाँ ले गए और फिर से इसको ना धीरे धीरे छोड़ करके यहाँ तक ले आए, तो क्या बताओ कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ या स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया। सो यदि आपको फिर से वर्क डन घूम करके उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो वर्क डन कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। मीन्स कि XI पॉइंट से स्टार्ट हुआ और XI पॉइंट तक लौट गया, तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो कि यहाँ पर स्प्रिंग है वो होगा 0 के इक्वल। सो क्लियरली द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। साइक्लिक प्रोसेस में 0 है, और हम लोग इसको दिखा चुके हैं ऑलरेडी कि स्प्रिंग फोर्स पोजीशन पर डिपेंडेंट है हुक्स लॉ के द्वारा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और इसलिए आप बोलोगे कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख लिया कि जो वर्क डन जो है वो क्या हो गया, जो वर्क डन जो स्प्रिंग करता है कंजर्वेटिव फोर्स उसका माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप चाहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी KX²/2 है। यदि मान लेते हैं कि x से इसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी KX²/2 है। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकलता है, तो फोर्स होता है माइनस साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से ये करोगे तो कितना हो जाएगा k/2 और x² का डिफरेंशिएशन होगा -2x, माइनस साइन को मैं अंदर ले लिया, तो ये हो गया -kx के इक्वल। तो क्लियरली ये देख रहे हो आपको पोटेंशियल एनर्जी से जब फोर्स निकालते हो तो वो हुक्स लॉ को सर्टिफाई करता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है। सो अभी तक हम लोग देखे हैं क्या क्या चीज़ देखे। पहला क्या है कि फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझे। फिर हम लोगों ने सेकंड समझा कि स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होता है वो देखें। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है उसको देखें। और फिर हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये स्प्रिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव है उसके द्वारा। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्प्रिंग फोर्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर किसी भी पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो आप देखो कि सपोज करो कि ये स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ पे है। सो ये आपको जो लेंथ है ये x = 0 पॉइंट है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब मान लो कि ये जो स्प्रिंग है ना इसको आप x लेंथ तक या xm लेंथ तक खींच करके और तब छोड़ते हो। तो सपोज करो कि इस स्प्रिंग को मैंने xm लेंथ तक खींच करके यहाँ तक ले आया, तो ये लेंथ जो मैं खींचा ना ये आपको क्या लेंथ है, ये xm लेंथ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ ये xm है, और तब इसको छोड़ दिए। तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग ना यहाँ से फिर ये स्प्रिंग फोर्स के कारण जाएगा और जब ये यहाँ पर सेंटर पर पहुँचेगा तब ना इसका सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा सेंटर पर और फिर स्पीड घटते घटते यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पर ये एक लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट एक्सट्रीम। ये हो गया इसका लेफ्ट एक्सट्रीम। उधर तरफ xm होगा तो इधर तरफ भी xm होगा। सो यदि किसी भी पॉइंट पर हम बोले कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे। सपोज करो कि मैं x जो लेंथ पर बोलूँ कि इसका वेलोसिटी क्या होगा ये निकालने के लिए, तो जब मैक्सिमम जो पॉइंट है वहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा 1/2
के एक्स एम स्क्वायर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना के इक्वल होगा 0, बिकॉज यहाँ पर जाकर रुक गया है ये। वैसे ही लेफ्ट पॉइंट पर इसका जो एनर्जी होगा केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसका वैल्यू होगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको 0 होगा। लेकिन ये एक जनरल पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। सो इस तरफ इसका वेलोसिटी v है, तो इसका आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 1/2 kx स्क्वायर। और ये एनर्जी कंजर्वेशन से ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर के। सो किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं किसी स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन दिया जाए, तो आपसे पूछे कि उसका वेलोसिटी निकालने के लिए तो क्या करोगे, आप उस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे। सो एक्स लेंथ पर उसका एनर्जी कंजर्वेशन होगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 kxm स्क्वायर। ठीक है, और आप देखो कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा दोनों एक्सट्रीम पे, जहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी 0 हो रहा है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पर स्प्रिंग का जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन है वो 0 के इक्वल है। सो यहाँ पर मिड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है, सेंटर पे आपको इस पॉइंट पर आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पूरा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से आपसे कभी पूछे कि मीन पॉइंट पर इसका स्पीड निकालो या मैक्सिमम स्पीड निकालो, तो कैसे लिखोगे 1/2 के एक्स एम स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इज इक्वल टू 1/2 mvm स्क्वायर, और यहाँ से vm आ जाएगा, vm क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट k/m xm। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सो मेरे ख्याल में आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको फर्दर समझाता हूँ। देखो अब बोल रहा है कि नोट दैट k/m हैज अ डायमेंशन ऑफ t⁻⁻² एंड आवर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है vm है, वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कहाँ पर होगा, ये सेंटर पे होगा, xm पे इस पॉइंट पर होगा जब ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा और x इज इक्वल टू 0 होगा, और एक दूसरा होगा जो आपको लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो गया। ठीक है, सो ये हो गया x इज इक्वल टू xm हो गया, इनफैक्ट -xm हो गया, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये वाला होगा लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, सो ये हो गया आपको x इज इक्वल टू +xm। ठीक है, आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेना है। सो x इज इक्वल टू +xm। सो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पर पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में था, तो यहाँ पर होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि स्प्रिंग में आपको 0 है एक्सटेंशन या कंप्रेशन, सो 0, यहाँ पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, और सेम यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी आपको 0 के इक्वल होगा। इस हम लोग देख चुके हैं। सो इसका जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा वो क्या है मीटर पर सेकेंड, और राइट साइड का भी डायमेंशन क्या होगा मीटर पर, और राइट साइड का भी डायमेंशन होगा मीटर पर सेकेंड, चूंकि xm का जो डायमेंशन है वो मीटर है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है t⁻⁻² दैट इज 1/t स्क्वायर। क्लियर है? देखो हम लोग स्क्वायर रूट k/m का डायमेंशन निकाल कर देखते हैं। सो स्क्वायर रूट k/m, पहले जान लो कि k का यूनिट क्या होता था न्यूटन पर मीटर। सो न्यूटन का डायमेंशन होगा mLt-2, मीटर का डायमेंशन होगा l। क्लियर है, और यहाँ पर k/m है, m के लिए फिर आप m करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट k/m का डायमेंशन होगा t⁻⁻² दैट इज 1/t। सो ये आप k/m का डायमेंशन है 1/t स्क्वायर के, सो स्क्वायर रूट
के बाई एम का डायमेंशन होगा 1/t के इक्वल, और ये जो राइट साइड का डायमेंशन होगा मीटर पर सेकेंड या फिर L/t। क्लियर है? सो डायमेंशनली ये करेक्ट है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी सबका ग्राफ आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो आपने देखा कि लेफ्ट एक्सट्रीम या राइट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, आपको मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको क्या होता है, 0 होता है। आपने देखा है, देखो ये आपको कोई स्प्रिंग है, सो ये सपोज करो कि ये नेचुरल लेंथ था, ये आपको लेफ्ट साइड का एकदम एक एक्सट्रीम है, ठीक है, और ये आपको राइट साइड का एकदम एक्सट्रीम है। सो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है, मैक्सिमम था। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, देखो ये मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। और आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, 1/2 kx²। सो क्लियरली, और काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो क्या होता है, 1/2 mv²। सो दोनों आपको पैराबोला का इक्वेशन है। क्लियर है? सो ये जो है ना, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, 1/2 kx², और ये वाला आपको काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। सो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको 0 है, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको कितना हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया 1/2 kxm² के इक्वल है। क्लियरली जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या रहा, ऐसा रहा, ठीक है। सो ये रहा आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा रहा। क्लियर है? सो काइनेटिक एनर्जी आपको मीन पॉइंट पर हाईएस्ट रहा, और फिर उसके बाद घटते घटते एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर। अब ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको हाईएस्ट है, और मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है। सो ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, वो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सो वो पॉइंट है x = xm/√2। मीन्स कि यदि इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सो यदि इसका एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm है, तो कहाँ पर, किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, वो होगा xm/√2। ये कैसे आएगा, देखो आपको टोटल एनर्जी है 1/2 kxm²। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी होना है इसका हाफ, और काइनेटिक एनर्जी इसका होना है हाफ। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/2 × 1/2 kxm²। और मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, तो 1/2 kx² = 1/4 kxm²। सो यहाँ से हो जाएगा आपको x² = xm²/2 एंड x = xm/√2। सो ये आपको निकालने का तरीका है। क्लियर है? सो ऐसे करके आप निकाल लेते हो कि किस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इधर से भी ये है आपको xm/√2, और ये आपको इधर से आप देखोगे तो ये होगा xm/√2। तो क्लियरली आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो आपकी बुक में दिया गया वो आप आसानी से समझ गए। अब एग्जांपल नंबर 6.8 देखते हैं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विथ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन विथ अ कार ऑफ मास 1000 kg moving with a speed of 18 km/h on a smooth road and colliding with horizontally mounted spring of spring constant 6.25 × 10⁻³ Nm/m. What is the maximum compression of the spring? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है कि कोई एक कार है जो कि मास है इसका 1000 kg और ये 18 km/h की स्पीड से जा रहा था
और ये जाते जाते यहाँ पर एक स्प्रिंग है, बड़ा सा स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 6.25 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। देखो कितना हाई इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। उससे जाकर टक्कर करता है, तो टक्कर करेगा तो क्या करता है, ये इसको दबाते दबाते कंप्रेस करते करते सपोज करो यहाँ तक कंप्रेस ऐसे कर दिया। तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेशन हुआ। तो इस पॉइंट पर जब टक्कर करेगा तो सारा इस कार का काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तभी तो चिपक गया ना एकदम। तो ये बोलोगे कि सपोज लेट xm बी द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 mv² = जो कार का काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया। तो कार का काइनेटिक एनर्जी है 1/2, m का वैल्यू है 1000 kg, वेलोसिटी हो गया 18 km/h को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। सो 5 मीटर पर सेकेंड, सो इंटू 5 × 5 = 1/2। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया गया है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया 6.25 × 10⁻³, सो 6.25 × 10⁻³ और इंटू xm का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से 25 × 1000 डिवाइडेड बाई 2 = 6.25 × 1000 इंटू xm²/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हो जाएगा यदि इसको 25 × 100 करोगे डिवाइडेड बाई 625 हो गया xm² के इक्वल। सो ये हो गया 25 और ये हो गया 4। सो xm² = 4 एंड xm = 2 मीटर। सो 2 मीटर से उसको कंप्रेस कर देगा। क्लियर है? तो नोट दैट वी हैव आइडियलाइज द सिचुएशन। हम लोग वो सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि स्प्रिंग को हमने मासलेस माना है, सरफेस को हम लोग माने कि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये दोनों आपको चीज़ें होती हैं। इसलिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कंसेप्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ऐसे भी आप देखो कि कोई यदि ऐसा थोड़ी है कि आप किसी स्प्रिंग वाले बॉडी को खींच करके छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे घूमते रहेगा हमेशा। अरे हमेशा तो वो नहीं घूमेगा, कुछ समय का स्टॉप होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग में मास है। सो हम लोग यहाँ पर कुछ इसमें और कंसेप्ट दिया गया है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स बोला गया है। सो इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज एब्सेंट इन द एबोव डिस्कशन। देखो जो कंजर्वेटिव फोर्स है या ये जो कंप्रेशन है या एक्सटेंशन हो रहा है, ये कोई एक पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे डिस्कस नहीं करते हैं। आपको पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे फोर्स को डिस्कस करने के लिए न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज़ करना होता है। सो टू गेट टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, टाइम इंफॉर्मेशन, आपको यू नीड न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते हैं। आपको लाइक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पर डिपेंड कर रहा है, लाइक कंजर्वेटिव फोर्स पॉइंट पर डिपेंड करता है। मीन्स कि ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो आपको पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इधर से जाए, इस रास्ते से ले जाओ, इस रास्ते से ले जाओ, किसी भी रास्ते से ले जाओ, आपको पूरी दुनिया घुमा कर ले जाओगे, वर्क डन सेम होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में जिस रास्ते से ले जाओगे वो डिपेंड करेगा किस रास्ते से ले गए हो। सो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये लोग जो भी काम करते हैं वो आपको हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वो सब में वेस्ट हो जाता है। सो क्लियरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम लोग यदि कंसीडर करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंगली चेंज होगा।
फिर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी। आपने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। लाइक यहाँ पर आपने मान लिया कि स्प्रिंग के मीन पॉइंट पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, अनस्ट्रेस्ड है, तो उसका जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आपने मान लिया था कि अर्थ के सरफेस पर उसका जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग जब ग्रेविटेशनल का चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो बेस्ट डिफाइंड होता है यदि कोई फोर्स न लगे, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल सोर्स से। सो लाइक सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ये आपको दो ऑब्जेक्ट, ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगा? जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इस फोर्स के फील्ड से बहुत दूर चला जाएगा, तब होगा जीरो। वैसे ही आपको दो चार्ज पार्ट की ले लो, एक प्लस क्यू ले लो, एक दूसरा भी प्लस क्यू ले लो, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा? जब एक दूसरा चार्ज इसके फील्ड से, इसके प्रभाव से बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी को फिक्स्ड कर दिया है किसी पॉइंट पर। ये इस कारण से आपको जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो आर्बिट्ररी जो डिफिनीशन लिए हैं वो भी ऐसा नहीं है कि ट्रू है 100%। सो मेरे ख्याल में स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका बेसिक आइडिया आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।